सबसे पहले कर लो द रोमांटिक एज के ये की पॉइंट्स मैंने यहाँ दे दिए आपको, और उसके बाद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बस इतने से याद करो, इतने से करो। सत्ताईस क्वेश्चंस हैं, बहुत है। सबसे पहले रोमांटिक एज का दूसरा नाम है रोमांटिक रिवाइवल। ये याद रखो, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ। रोमांटिक एज का दूसरा नाम है, लिख लो चाहो तो, ऑल्सो नोन एज रोमांटिक रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब पुनर्जागृत करना। ये किस रोमांटिक एज, किस चीज का रिवाइवल था? इट वॉज अ रिवाइवल ऑफ दी हाय राम, इतना कुछ सिखाया, कुछ भी याद नहीं रखते। इट वॉज द रिवाइवल ऑफ दी ऑप्शंस, नियोक्लासिकल एज, फिर ऑगस्टन एज, एलिजाबेथन एज, मेटाफिजिकल एज। एलिजाबेथन एज किसी को याद है क्यों? नहीं, अभी इतना तब मत करो, ये सब मत पूछो, यही बहुत है की बात है। देखो सुन लो, मेरे को तसल्ली नहीं होगी इसलिए सुन लो। लिटरेचर का मतलब मैटर एंड मैनर। लिटरेचर, क्योंकि रोमांटिक पर तो क्वेश्चन होगा, उसमें डाउट है ही नहीं, है ना। लिटरेचर का मतलब मैटर प्लस मैनर। मैटर का मतलब विषय वस्तु। गुलाब का फूल मैटर है, उसके ऊपर एक कवि एक कविता लिखता है, एक कहानी लिखता है, एक क्या लिखता है, उसको सरल शैली में लिखता है, उसको अलंकृत भाषा में लिखता है, ये सब मैनर है। इज दिस क्लियर? एलिजाबेथन एज में, एलिजाबेथ इंग्लैंड में गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एलिजाबेथन एज रहा है। मैं एलिजाबेथन पर भी क्विज कराऊंगी, डोंट वरी। तो इसलिए अब एलिजाबेथन एज गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, और उसमें मैटर भी सिंपल, मैनर भी सिंपल। फिर कवियों को लगा कि स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए, और इसलिए स्टैंडर्ड बढ़ाने के चक्कर में दोनों को एक साथ नहीं बढ़ा सकते। कवियों ने क्या किया? मैटर को तो सिंपल रखा, मैनर को डिफिकल्ट कर दिया, और अब हम आते हैं मेटाफिजिकल पीरियड में, जिसमें कि मैटर सिंपल है, वही सारे टॉपिक्स हैं जो एलिजाबेथन एज के टॉपिक्स हैं, पर लैंग्वेज बहुत कठिन हो गई, कंपैरिजन अजीबोगरीब आ गए, सब तरह की चीजें हो गई, मैनर डिफिकल्ट हो गया। मेटाफिजिकल एज में मैटर सिंपल है, मैनर डिफिकल्ट है। समय के साथ कवियों ने कहा और स्टैंडर्ड सुधार, नियो क्लासिकल एज आ जाएगा। और सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो पहले एक चीज नीचे थी उसको भी ऊपर उठा लो, तो उन्होंने मैटर को भी उठा दिया। तो नियो क्लासिकल एज एलिजाबेथन एज का ऑपोजिट है। नियो क्लासिकल एज एलिजाबेथन एज और रोमांटिक एज का ऑपोजिट है। नियो क्लासिकल एज में तो मैटर भी डिफिकल्ट और मैनर भी डिफिकल्ट, मेटाफिजिकल में मैटर सिंपल, मैनर डिफिकल्ट। एलिजाबेथन एज में मैटर भी सिंपल, मैनर भी सिंपल। अब वो चला कई साल, 100 साल के ऊपर चला है नियो क्लासिकल, है ना, क्योंकि उसके अंदर ही 3 एजेस आ जाते हैं। तुमने पढ़ा है, और मैं उस पर भी क्विज बनाऊंगी, डोंट वरी। उस पर हम पढ़ते हैं रेस्टोरेशन, फिर तुम पढ़ते हो ऑगस्टन, और फिर तुम पढ़ते हो एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ जॉनसन। 3 चीजें उसमें। इतने लंबे टाइम में तो लोग हाफ गए, नहीं पढ़ पा रहे, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, पता नहीं क्या लिखते हैं। एक विद्वान लिखता है, तुम विद्वान हो तो समझ लो, और नहीं तो रहने दो, मत पढ़ो। ये तो नियो क्लासिकल था। अब कवियों ने महसूस किया कि स्टैंडर्ड उतारना चाहिए। उतारते वक्त भी दोनों को एक साथ नहीं उतारा जा सकता, इसलिए वो क्या
करेंगे, मैटर को उतार देंगे और मैनर को कठिन रखेंगे। ये तुम्हारा प्री रोमांटिक पीरियड या एज ऑफ ट्रांजिशन कहलाएगा। ये किसकी तरह है? मेटाफिजिकल की तरह है। मेटाफिजिकल में भी तो मैटर सिंपल था, मैनर डिफिकल्ट था। प्री रोमांटिक में भी मैटर सिंपल है और मैनर डिफिकल्ट है। समय के साथ कभी कहेंगे और उतारो, तो वो दूसरी चीज जो ऊंची है उसको भी उतार देंगे, मैनर को भी उतार देंगे। अब आ गया रोमांटिक एज, और रोमांटिक एज में मैटर भी सिंपल हो गया, मैनर भी सिंपल हो गया। तो रोमांटिक एज एक तरीके से एलिजाबेथन एज को पुनर्जागृत कर रहा है। एलिजाबेथन एज की जो स्टाइल थी वो धीरे धीरे, हम अगर ये नहीं कहते कि वो बिगड़ती चली गई, तो भी बदलती चली गई। मेटाफिजिकल, फिर नियो क्लासिकल, कितनी करवटें बदली ना लिटरेचर ने, और फिर फाइनली जैसा एलिजाबेथन था वैसा ही रोमांटिक हो गया। इसलिए इसको रिवाइवल का नाम दिया जाता है। कॉन्सेप्ट समझो, फिर जो पूछ रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। अच्छा, रोमांटिक एज से पहले क्या क्या हुआ? रोमांटिक एज से पहले वो वाला पीरियड आया जिसको कि हम वो नियो क्लासिकल के नाम से जानते हैं। वो नियो क्लासिकल 3 पीरियड्स में बटा हुआ था। वो पहले तो रेस्टोरेशन, वो चार्ल्स के फादर की गर्दन कटी थी, फिर चार्ल्स को भगा दिया था, फिर उसके बेटे को बुला के राजा बनाया, रेस्टोरेशन पीरियड। फिर उसके बाद आया ऑगस्टन पीरियड। लिटरेचर टाइट हो गया, बिल्कुल स्टैंडर्ड में अंदर आ गया, कई नई चीजें उसके अंदर आ गई। और उसके बाद आया एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ज्ञान का युग। फिर तो पूछो ही मत, तर्क ही तर्क। हर चीज में जहां भावना होनी चाहिए वहां बुद्धि को गुजारे। अगर हम परियों की कहानी को पढ़ें और पढ़ने से पहले दिमाग लगाएं, हट परी थोड़ी होते हैं, तो उस परियों की कहानी को पढ़ने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा दिमाग आ गया बीच में। भूतों की कहानी, हॉरर स्टोरीज को पढ़ने से पहले तुम सोच लो अरे भूत भूत कुछ नहीं होता। तो अब आप जब उस भूत की कहानी को पढ़ोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपकी भावना को आपकी बुद्धि ने आगे काट दिया, होता ही नहीं है। अब तुम कितना ही पढ़ो तुम्हें मजा नहीं आएगा। ये चीज एज ऑफ एनलाइटनमेंट में होने लगी थी। हर चीज में बुद्धि और हर चीज में तर्क। बुद्धि से संबंधित विषयों पर लिखो। तुमने बीए फर्स्ट ईयर में पोएम पढ़ी है, वो फ्रॉम द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म था ना, अलेक्जेंडर पोप की एक थी ना, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म क्या होता है? साहित्य का मूल्यांकन। उसको पोइट्री है, पोइट्री का विषय है, बुद्धि से रिलेटेड है, उसमें भावना का कोई काम नहीं है। तो ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट से कई कवि, कई लेखक बुरी तरह से चिढ़ गए। साथ ही साथ एज ऑफ एनलाइटनमेंट से चिढ़ने के अलावा औद्योगिक क्रांति और प्रकृति की तरफ राइटर्स का जो नजारा था वो बहुत अलग था, बदला हुआ सा था। इन चीजों को रोकना चाह रहे थे रोमांटिक वाले राइटर्स। वो चाहते थे भावना को उठाओ, बुद्धि को पीछे करो। एनलाइटनमेंट में बुद्धि को ऊपर रखो, भावना का कोई काम नहीं है। और रोमांटिक्स उल्टा कहेंगे, कॉन्सेप्ट समझो तो वो कुछ भी पूछेंगे तुम लिख दोगे। भावना को ऊपर रखो, कल्पना को ऊपर रखो, है ना, और बाकी सब चीजों को पीछे कर दो। और साथ ही साथ सेकंड पॉइंट अगर हो तो फर्स्ट पॉइंट तो एनलाइटनमेंट की खिलाफत की है, ये याद रखना। रोमांटिक एज आया ही इसलिए है क्योंकि उसको एनलाइटनमेंट के जो जितने भी उसके सूत्र थे उन सब की खिलाफत करनी थी। तो रिएक्शन टू द साइंटिफिक रैशनलिज्म, बहुत ज्यादा विज्ञान और तर्क की खिलाफत,
एनलाइटनमेंट एज के जितने भी सूत्र सिद्धांत थे उनकी खिलाफत एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी खिलाफत। रोमांटिक एज 1770 से 1850 तक का समय है लगभग। हालांकि इसका बिगिनिंग माना जाता है वर्ड्सवर्थ की किताब और प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेंस। इसका फर्स्ट पॉइंट यही माना गया है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मैं वो बाद में अभी दिखा दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, स्ट्रेस्ड इमोशन, इमेजिनेशन, फ्रीडम। इमोशन, इमेजिनेशन, भावना और कल्पना को बहुत महत्व दिया है। आप कल्पना में कुछ भी कल्पना करो। फ्रीडम, फ्रीडम किस चीज की? यूं तो फ्रीडम है ही, इंसान को आजादी थी। मेरे मन में जो आए मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूं बिना डरे कि तुम मेरी बात को तर्क लगाकर काट दोगे। हमें ये आजादी चाहिए। फ्रीडम टू इमेजिन एंड टू एक्सप्रेस, ये इनको फ्रीडम चाहिए थी। नेचर वॉज ग्रेटली वैल्यू, नेचर को बहुत महत्व दिया गया। न्यू क्लासिकल एज में नेचर को बिल्कुल महत्व नहीं देते थे। भूले भटके कोई कवि अगर नेचर पर लिख दे तो वो क्या लिखेगा? किसी राजा महाराजा का बनावटी बगीचा जिसमें कि सब कुछ हिरण के शेप में एक झाड़ कटा हुआ है, आर्टिफिशियल। फल यहीं उगेंगे, यहाँ इन्हीं फूलों की क्यारी रहेगी, घास यहीं उगेगा। मतलब प्रकृति के ऊपर मनुष्य का कंट्रोल। तू यहाँ नहीं उग सकती, तुझे यहीं उगना है। ये न्यू क्लासिकल है। रोमांटिक कहता है कि पिकनिक स्पॉट्स, वहाँ देखो, जहाँ जिसकी मर्जी वहाँ उग रहा है, वो आप रोक ही नहीं सकते उसको। वाइल्ड एंड फ्री नेचर, इसको रोमांटिक्स महत्व देते थे। फ्री एंड वाइल्ड नेचर, मर्जी पड़े जाओ, कहीं भी बेल उगे, कहीं भी झाड़ उगे, कहीं भी कुछ भी उगे। तो नेचर वॉज ग्रेटली वैल्यूड। फोकस ऑन सिंपल रस्टिक लाइफ। न्यू क्लासिकल एज में शहरी जीवन, महलों में रहने वाले लोगों की लाइफ, नवाब दरबारी उन लोगों की लाइफ, क्लब्स, कॉफी हाउसेस, यहाँ पर चलने वाली चर्चाएं, ये सब न्यू क्लासिकल है। और गांव में ये सब थोड़ी होगा, क्लब और कॉफी हाउस। फोकस ऑन सिंपल रस्टिक लाइफ, साधारण ग्रामीण जीवन, इस पर जोर देना। अच्छा, ये मैंने सेम चीज रिपीट कर दी। स्ट्रेस ऑन सिंपल रस्टिक लाइफ रिपीट हो गया। अब आपके तीन ही कवि लेक पोएट्स कहलाते हैं क्योंकि वे लेक डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे। एक थे वर्ड्सवर्थ, दूसरे थे कोलरिज और तीसरे थे रॉबर्ट समथिंग। 5 ग्रेट रोमांटिक्स। एक बात समझो कि विलियम ब्लेक अर्लीएस्ट लोगों में से थे। रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक शुरुआती रोमांटिक्स थे, शुरुआती लोग थे। आज बॉटल नहीं तो फोन गिराओ। तो रखो उसको, चलो। तो वो अर्ली, बट एक्चुअली जो महान रोमांटिक कवि हैं वो 5 कहलाते हैं। उनमें बुजुर्ग तो थे वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, फर्स्ट जनरेशन, और सेकंड जनरेशन शेली कीट्स बायरन है। फर्स्ट जनरेशन वर्ड्सवर्थ और कोलरिज है, सेकंड जनरेशन शेली कीट्स बायरन है। विलियम ब्लेक थोड़ा सा प्री रोमांटिक की तरफ और ज्यादा रोमांटिक की तरफ। अर्ली रोमांटिक पोएट आपके विलियम ब्लेक हैं, also known as romantic revival. It was a revival of the Elizabethan age. कैसे मैंने आपको समझा दिया। Starting point was, romantic age का starting point was 1798। कई लोग कहते हैं 1770 से ही शुरू हो गया, कई लोग कहते हैं 1798 में जो प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेंस थी एक किताब। ये किताब का नाम 100% याद रखो,
प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस। नहीं, अब मैंने पुराना जो रोमांटिक कराया मत पढ़ो भली, आज जो करा दिया कब पढ़ के जाओ। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट 1798 का टेक्स्ट यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है ना। ये वर्ड्स सिर्फ लिरिकल बैलेट्स, अगर वो सिर्फ लिरिकल बैलेट्स और एक ऑप्शन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स दें तो आप लिरिकल बैलेट्स ऑप्ट करना। 1798। हाँ है, जो ये लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, लास्ट 2 पॉइंट्स तो मेरे ही नहीं है, मैंने अभी लिखा है, मेरे ही नहीं है, मैंने अभी लिखा है। नहीं, ये वाली 2 पॉइंट मैं भूल गई थी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन अब करो, अब क्विज करो। रोमांटिक एज पर 27 प्रश्न है, तुम्हें इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो। लिसन प्रमिला, बात मत करो, लिसन। लेक डिस्ट्रिक्ट वाले पोइट्स के ऊपर मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, वो याद रख लो, है ना। वो है 3 कवि आपके, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और सबने, बस वो याद रख लो, वो मैंने क्वेश्चन में नहीं डाला है। और रिवाइवल के ऊपर क्वेश्चन नहीं डाला है, वो याद रख लो। रोमांटिक रिवाइवल क्यों कहा जाता है वो तुम समझ लो। अब क्वेश्चन 1, विच पोएट ऑफ द रोमांटिक एज became involved in the struggle for Italian nationalism and the liberation of Greece? ये 5 जो महान रोमांटिक कवि थे, इनमें से बायरन एक कवि थे जिन्होंने ग्रीस का बहुत पक्ष लिया, ग्रीस की जमकर तारीफें करी, ग्रीस और इटली। तो वो बायरन हैं इन 5 में से जिन्होंने की ये बहुत ज्यादा रुचि थी इस मामले में, ग्रीस और इटली के मामले में। Who among the following retold the plays of Shakespeare in prose? निम्न में से किन्होंने शेक्सपियर के नाटकों को गद्य के रूप में, कहानियों के रूप में रीराइट किया? चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब निबंधकार थे और उनकी बहन मैरी लैम्ब। चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब ने टेल्स ऑफ शेक्सपियर लिखा। ओके। तीसरा, द लाइन इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कौन से कवि के कौन से पोएम का लाइन है? शैली के वेस्ट विंड का लाइन है ये। ओके, इधर ये शैली का स्काईलार्क मैंने लिखा है ना, इसी में साइड में लिख लो, एक लाइन लिख लो, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। ये इस पोएम का एक्सट्रीमली फेमस लाइन है। शैली का स्काईलार्क, इंसान क्या करता है, अतीत में जो हुआ उसको लेके दुखी रहता है और भविष्य में क्या होने वाला है तो लेके चिंतित रहता है, वर्तमान में जीना भूल जाता है ना। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, P-I-N-E, pine for what is not. Our sweetest songs are those, ये लाइन बहुत important है, our sweetest songs are those, our sweetest songs are those that tell of saddest thought, that tell of saddest thought। ये स्काईलार्क का लाइन है, शैली का लिखा हुआ। कीट्स का ओड टू ऑटम, नो, वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड। सैडेस्ट थॉट, THOUGHT। अगला देखो, द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न का है ये। सत्यम शिवम सुंदरम, जो हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं ना, जो सत्य है
वशिज है, सुंदर है, वो वाली बात. Ode on a Grecian urn. The line, a thing of beauty is a joy forever, is associated with Keats. जॉन कीट्स की लाइन है ये. कविता का नाम नहीं पूछेंगे, एंडीमियन ENDYMION नहीं पूछेंगे, डोंट वरी. आपको पता होना चाहिए कवि जिसके साथ जुड़ा हुआ है. Which of these poets is considered to be a pioneer of the romantic movement? My love is like a red red rose वाला जो कवि है रॉबर्ट बर्न्स, वहां से जनरली माना जाता है कि वो रोमांटिक एज वाला क्वालिटी पोइट्री में आ गया. Who wrote My love is like a red red rose? रॉबर्ट बर्न्स ने लिखा. Which of these poets was considered to be one of the earliest poets of the romantic era? William Blake. वो आधा वहां थे प्री रोमांटिक, आधा इस तरफ थे, है ना, वो मीटिंग पॉइंट पर थे. Which book is considered to be the beginning point of the romantic age? याद रखना 1798. अगर सिर्फ लिरिकल बैलेट्स दें तो वो है आपका आंसर. वो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स दें, और लिरिकल बैलेट्स ना दें तो आप इसको ऑप्ट करना. The most significant female writer of the romantic period was Jane Austen. Pride and Prejudice और ये सारा. Which of these is not a novel by Jane Austen? मैंने आपको उसके नाम सारे दे दिए. Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Emma, Mansfield Park, Northanger Abbey, Middlemarch उन्होंने नहीं लिखा है. ओके, ये जॉर्ज एलियट ने लिखा, इनका नहीं है. अगला, कौन सी कविता शुरू होती है इस प्रसिद्ध लाइन के साथ? The curfew tolls the knell of parting day. Elegy written in a country churchyard. Elegy written in a country churchyard. फिर the romantic movement was a reaction against the Enlightenment, Industrial Revolution and scientific rationalism. Enlightenment first. Who among the following is a second generation romantic poet? याद रखो, Wordsworth Coleridge first generation, Shelley, Keats, Byron second generation. और ये अच्छे से याद रखो, the full name of Shelley is Percy Bysshe, BYSSHE. कैसे लिखेंगे? BI बिना डंडी वाला F. Bysshe Shelley. The full name of S.T. Coleridge is TAYLOR. TAYLOR. Samuel Taylor Coleridge. Approximately when did the English romantic literary movement take place? 1770 से 1850. Romanticism was a reaction. Romanticism एक प्रतिक्रिया थी against, अब इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए. नोबिलिटी ऑफ ओल्ड यूरोप, वो जो दरबारी जीवन था यूरोप का, नहीं. फिर कृषि प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस लागू किए, नहीं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एनलाइटनमेंट, हाँ. राइजिंग मिडिल क्लास, नहीं. व्हाट वैल्यूज ऑफ द एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट की वो खास बातें क्या थी जिनका विरोध रोमांटिक्स करते थे? साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. व्हाट वैल्यूज ऑफ द एनलाइटनमेंट डिड द रोमांटिक्स डिसएग्री विथ? किस
के साथ सहमत नहीं थे। फैमिली का साइज बढ़ाना नहीं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इसका विरोध करते थे रोमांटिक्स। What did the romantics prefer? रोमांटिक्स क्या पसंद करते थे? औद्योगिक नगरी, भौगोलिक खोज, धन दौलत शक्ति, ग्रामीण जीवन, the countryside. The most important श्रेणी, genre of literature to the romantic era writers was, क्या ज्यादा लिखा गया? निबंध, कहानियां, कविताएं, गद्य, पोइट्री लिखी गई। अकेले वर्ड्सवर्थ ने 500 से ज्यादा सोनेट्स लिखी हैं। इंग्लिश रोमांटिसिज्म डेवलप्ड इन पार्ट, आंशिक रूप से इंग्लैंड में जो रोमांटिसिज्म थी उसने किसका विरोध किया? ऑप्शन है प्योरिटनिज्म, गोथिक लिटरेचर, यूरोपियन ट्रेडिशन, रैशनलिज्म। कल हम गोथिक पर क्विज करेंगे, पोइट्री वाला तो करेंगे टीचिंग वाले में, और ये गोथिक करा दूंगी एक आध, और ये एजेस ऑफ राइटर्स में से देख लूंगी। पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज डिड नॉट केयर मच फॉर, किस चीज की वे परवाह नहीं करते थे? इमेजिनेशन एंड फैंसी, उनको अच्छा लगता था। फीलिंग्स एंड इंट्यूशन, उनको अच्छा लगता था। फ्री एंड ओपन नेचर, बहुत ही अच्छा लगता था। लॉजिकल एंड लेंथी प्रॉब्लम एनालिसिस, बहुत दिमाग लगाना वगैरह उनको अच्छा नहीं लगता था। Which of the following best describes the romantic view of nature? रोमांटिक्स प्रकृति को कैसे देखते थे? क्या रोमांटिक्स का ये मानना था कि प्रकृति धोखा देती है, अनजान है, दुष्ट है? नहीं, प्रकृति डिवाइन है, दिव्य है, सिंबॉलिक है और शाही है, मैजेस्टिक है। ये है आंसर। फिर डैश wrote some romances, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस, बट वॉज नॉट अ रोमांटिक, पर हम उनको रोमांटिक पोएट नहीं कह पा रहे क्योंकि वो रोमांटिक एज को बिलोंग नहीं करते थे, और ना ही उन्होंने प्रॉपर रोमांटिक लिखा। शेक्सपियर। कौन से महान कवि ने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस लिखा? विलियम ब्लेक। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, बच्चा मासूम होता है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। फिर बड़ा होता है, वयस्क हो जाता है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। चालाक, चतुर, धूर्त, स्वार्थी सब हो जाता है, क्योंकि वो दुनिया में जीना सीख जाता है। उसको अगर इस दुनिया में सरवाइव करना है तो उसको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये दोनों विलियम ब्लेक ने लिखा है। अभी देखो लंबा सा प्रश्न है। डैश इज अ मूवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर occurring in England around the early 19th century। कंफ्यूज मत होना 19th century देखकर। 1798 इसका स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है ना, तो 1798 तक तो 98, 99 यहाँ तक ही तो 18th है। जैसे 1800, 1801, 2, 3, 4, 5, 6 जाएंगे 19 भी आ गया ना, 19th century आ गई ना, in which जिसमें की the values of imagination, intuition, self-expression, emotion, non-conformity, कहना नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी पड़ेगी जो हम लिखेंगे, मर्जी पड़ेगी जो इमेजिन करेंगे, कंफर्म नहीं करेंगे, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे। ये रोमांटिक एज के फीचर्स हैं। सुपरसीड, बढ़कर हो गए नियो क्लासिकल एज के जो वैल्यूज थे, तर्क लगाने का, व्यवस्थित तरीके से लिखने का, निष्पक्ष शैली में लिखने का, पर्सनल तो लिखना ही नहीं, एंड रूल्स, नियम कानूनों को फॉलो करना। रोमांटिक ने नियो क्लासिकल का विरोध किया था। बंद कर दो शुरू।